लास्ट वीक इस चैनल पर मैंने एक नई चीज़ शुरू करी। मैंने आपसे बात करी कि कैन अरविंद केजरीवाल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर मुझे समझ में आया कि इसको हम एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते हैं, तो एक एनालिसिस की जा सकती है कि क्या उनके पीएम बनने के कोई चांसेस हैं या नहीं। और इसी कड़ी में अगली लीडर हैं हमारी ममता बनर्जी। आज इन पर बात करेंगे और बाकी किस लीडर के ऊपर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। দিদি বলে খেলা হবে, বিজেপি বলে বিকাশ হবে। अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी सबसे सॉलिड फाइंडिंग एक चीज़ ये है कि वो ग्रास रूट लीडर हैं। वो एकदम बेस से निकल कर आती हैं। अरे पार्टी के नाम में ही तृणमूल लिखा हुआ है। और पीएम मोदी भी पीएम इसलिए बन पाए क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। एक एक इंसान की छोटी छोटी प्रॉब्लम को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। और ग्रास रूट लीडर होने की वजह से आपकी जो मास अपील होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पीएम मोदी के लिए गुजरात में मास अपील बहुत ज़्यादा थी और इन ममता बनर्जी के लिए बंगाल के अंदर मास अपील बहुत ज़्यादा है। और ये अपील ऐसी है जो कि अक्रॉस सेक्शंस इनको मिलती है कि ये महिलाओं के लिए भी काम करती हैं। इनकी कई सारी स्कीम्स हैं, बच्चों में भी बहुत पॉपुलर हैं। आप देखें अगर जो टीनेजर्स हैं वो इनकी भले स्पीच को मजाकिया तौर पर शेयर करते हो, मगर जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी उनकी अपनी एक लीडर हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं देश के फ्रंट पे जाके, और उनके स्टेट के लिए वो एक चैम्पियन की तरह देखी जाती हैं। दूसरी बात है इनकी ओरेटरी स्किल्स। ममता बनर्जी ज़्यादातर भाषण अपने बांग्ला में देती हैं और इनके कई सारे भाषणों से जो मीम मटेरियल निकल कर आता है लोगों के लिए वो बहुत फनी होता है। मगर ये फनी होता है पश्चिम बंगाल से बाहर रहने वाले लोगों के लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की स्पीचेस को सुनने एक बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है और वो जो बात कहती हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी बात करने का तरीका, ये सब बहुत पेडेस्ट्रियन है, बहुत साधारण है और ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही कोई इंसान वहाँ पर बोल रहा हो। बिल्कुल केजरीवाल की तरह ये सारी चीज़ें उनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर उनकी बातचीत करने के तरीके में बहुत अच्छे से झलकती हैं। और इस देश के अंदर मिडिल मैन जैसे दिखने वाले जितने भी नेता होते हैं उनकी मास अपील हमेशा असाधारण तौर पर बाकी नेताओं से ज़्यादा होती है। और बाकी इनकी पॉलिटिक्स किस तरह से शेप अप होती है और ये क्यों बंगाल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसके लिए आप हमारा एक और वीडियो हमने बनाया था, वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर इनके बारे में और डिटेल में आपको बातें पता चलेंगी। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के लिए बात करें तो क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं जो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आगे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर आएगा कि ममता बनर्जी एक विमेन कैंडिडेट हैं। भारत के अंदर विमेन एम्पावरमेंट से लेकर महिलाओं को आगे रखने के लिए हर एक क्षेत्र में बात की जाती है, पॉलिटिक्स में भी की जाती है। रिजर्वेशन की बात होती है, लोकसभा में होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। और पूरे के पूरे ऑपोजिशन में अगर आप नज़र दौड़ा कर देखें तो ममता बनर्जी अकेली ऐसी महिला निकल कर आती हैं जिन्होंने देश की पॉलिटिक्स में अपना एक सिग्निफिकेंट स्थान पाया हुआ है। तो बाकी अगर आप कैंडिडेट्स इनको कंपेयर करेंगे तो इनके पास ये एडवांटेज निकल कर आता है कि एक अकेली महिला है जो कि महिला वोटर को भी अपनी तरफ खींच पाएंगी और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बोनस पॉइंट भी ऑपोजिशन को दिला पाएंगी। दूसरी बात है कि भाई डायरेक्ट आमना सामना जब होता है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में, तो व्हील चेयर पर बैठकर इन्होंने अपनी पार्टी को जितवा दिया। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इतनी सीटें लेकर आएगी कि बहुत बड़े मार्जिन से वो बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। इसके लिए बीजेपी ने अपने आला कमान से लेकर छोटे छोटे लीडर्स तक सबको लगा दिया। टीएमसी को तोड़ने की कोशिश करी, उनके लीडर्स को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करी और वो हर स्ट्रेटजी यूज़ कर ली जो वो कर सकते थे। मगर उसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस ने एक जीत दर्ज करी और इस बात ने ममता बनर्जी को एक बड़े लीडर के तौर पर कैटेपुल्ट कर दिया नेशनल पॉलिटिक्स में। अभी भी आप देखें उनकी दिल्ली की विजिट होती है, वो ऑपोजिशन के लीडर से भी लगातार मिल रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक अकेली ऐसी लीडर हैं आफ्टर अरविंद केजरीवाल जिन्होंने डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में बीजेपी को मात दे दी।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल का क्या है कि वो दिल्ली का इलेक्शन था, वो राज्य भी छोटा है। इन्होंने पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में, जहां पर बड़े बड़े सेक्शंस हैं, अलग अलग तरह के समीकरण हैं, सबको साधते हुए और इतनी भीषण एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हुए भी सरकार बनाई, और इस बात को लेकर इनको काफ़ी सारे प्लस पॉइंट दिए जा रहे हैं। तीसरी बात है वेस्ट बंगाल का साइज। भाई, उत्तर प्रदेश के बाद में अगर किसी अकेले राज्य का बड़ा सिग्निफिकेंस, बड़ा इन्फ्लुएंस लोकसभा के चुनाव में होता है तो वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल को अगर ममता बनर्जी देखती हैं और वहाँ पर उनकी सरकार है, तो इसका मतलब एक बड़ा हिस्सा है जो लोकसभा की सीटों का, वो अपने साथ इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। और ये भी इनके पीएम पद की दावेदारी के लिए एक बहुत स्ट्रांग बात साबित होती है, जो कि अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं दिखाई देती। और आखिरी पॉइंट है कि बंगाल के अंदर कितना वायलेंस हो जाए, कितने राइट्स हो, कितना भी हिंसा हो, कितनी भी इनकी पॉलिसीज बुरी साबित हो रही हो, मगर सोशल मीडिया पर इनकी पॉपुलैरिटी कम होने का नाम ही नहीं लेती। ऑपोजिशन को सपोर्ट करने वाला जो बेस है वो अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर देता है, वो बाकी लीडर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी को वो लोग भी कभी कभी बुरा बोलने लगते हैं, मगर ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी उनके बीच में भी कभी कम नहीं पड़ती। अब ये इनका डर है या कोई और रीज़न है, ये कहना मुश्किल है, मगर सोशल मीडिया के बीच इनकी जो पॉपुलैरिटी है ऑपोजिशन की बाकी लीडर्स में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, उस तबके में जो कि ऑपोजिशन के लीडर्स को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में जो इनको पीएम बनने से रोक सकती हैं। पहली बात, जो मैंने कहा कि ममता बनर्जी एक मास लीडर है, उनके अंदर मास अपील है, मगर वो अपील वेस्ट बंगाल के दायरा ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाती है। वेस्ट बंगाल के बाहर इनके लिए कोई अपील नहीं है। यूजुअली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत है, उसके जो लीडर्स होते हैं, उनकी अपील अपने राज्यों के बाहर भी होती है। एटलीस्ट लोग उन्हें जानते हैं, समझते हैं, अपने जैसा मानते हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं राज्यों के बीच में। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है, उसमें इतना डिफरेंस है कि इनकी जो लीडरशिप है और इनका जो इन्फ्लुएंस है बाकी लोगों के वोटिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए लगभग इम्पॉसिबल दिखाई देता है। दूसरी बात जो कि बंगाल में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो ये है कि ये रीजनल पॉलिटिक्स पर बहुत जोर देते हैं। ये स्टेटमेंट देते हैं कि गुजरात से कोई इंसान आकर बंगाल में कैसे चुनाव लड़ सकता है, बिहार और यूपी से गुटखा खाने वाले लोग आकर यहाँ पर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। ये बातें आपको अपने स्टेट में जिताने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती हैं, बट जब आप अपने स्टेट से बाहर अपना एक्सपेंशन करना चाहते हो तो ये बातें आपके रास्ते में एक बड़े बड़े रोड़े के रूप में अटकती हैं, क्योंकि लोगों को ये स्टेटमेंट याद रहते हैं और ये अपमान जैसा लगता है। इसीलिए अगर आपको नेशनल लेवल पर एक लीडर बनना है तो रीजनल पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा, और जो लीडर्स अपनी रीजनल पॉलिटिक्स और इस तरह की लैंग्वेज को नहीं छोड़ पाते, वो कभी भी नेशनल लीडर नहीं बन पाते हैं। ममता बनर्जी उनमें से ही एक कैटेगरी की लीडर दिखाई देती है। तीसरी बात है इनकी एंटी हिंदू इमेज। बीजेपी ने बार बार इस बारे में बहुत एम्फेसाइज करके बहुत सोशल मीडिया की कैंपेन्स भी चलाई, और बीजेपी का जो कोर वोटर बेस है वो भी इस बात को मानकर बैठा है कि ममता बनर्जी हिंदूज के लिए बहुत कुछ काम नहीं करती। प्लस इनकी गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव वाली दिखाई देती हैं, जिससे ये इमेज और ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से सामने आती दिखती है। अब इनको हो सकता है माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन के लिए बंगाल में इस बात से फ़ायदा होता हो, मगर इस बात का नुकसान पूरे देश के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा होता है, खासकर उत्तर भारत के इलाके में, जहाँ पर यूपी बिहार जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, जहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं लोकसभा की, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की छवि के साथ आपका चुनाव जीतना तो दूर, आपको जमानत बचने तक के लिए वोट मिल जाए ये भी मुश्किल है। और ये बात अरविंद केजरीवाल देखने के बाद अपनी पॉलिटिक्स को चेंज कर चुके हैं, और यही एक बड़ी समस्या है जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को फेस करनी पड़ रही है। अगला पॉइंट है इनकी जीत से जुड़ा हुआ। देखिए, मैंने बंगाल इलेक्शन में इनकी जीत की बड़ी तारीफ करी, मैंने आपको बताया कि एंटी इनकम्बेंसी से लड़कर भी इनकी पार्टी जीती, मगर एक बात जिसने इस जीत को किरकिरा कर दिया वो ये था कि अपनी खुद की सीट से हार गई। दूसरी बात जिसने इस जीत को थोड़ा सा खट्टा कर दिया वो ये था कि बीजेपी, जिसका कोई अस्तित्व खास दिखाई नहीं देता था राज्य के अंदर, उसने एक बड़ी छलांग लगाई अपनी सीट्स में, और अगले इलेक्शन के लिए वो ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। और इस बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को बंगाल के अंदर देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि बंगाल में भी टीएमसी उस मजबूती के साथ आज नहीं खड़ी है जितनी मजबूती के साथ वो शायद पिछले चुनाव में खड़ी थी। और कोई भी लीडर अगर अपने राज्य से बाहर निकलकर देश की राजनीति में जाना चाहता है तो उसकी पहली शर्त यह है कि अपनी राज्य में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा हो, वो अपनी सीट से हार जाए और उसके बाद वो कहे कि मैं पीएम बनना चाहता हूँ। ये बात हास्यास्पद लगने लगती है, और यही परेशानी ममता बनर्जी के भी सामने खड़ी दिखाई देती है।
और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए राज्य की पॉलिटिक्स करने में कई सारे लीडर्स उतरते हैं और उन पर तमाम सारे आरोप भी लगते हैं और इसी तरह के सीरियस आरोप ममता बनर्जी पर भी लगे हुए हैं जो कि स्कैम से रिलेटेड हैं। अब राज्य की पॉलिटिक्स में तो आप कई सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो, मगर देशव्यापी पॉलिटिक्स करने के लिए दागदार करियर आपको आगे जाने से रोकता है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं उतना आपके ऊपर लाइट पड़ती है और जब वो लाइट पड़ती है तो वो धब्बे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, फिर और ज़्यादा जांच बैठती है, फिर और चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और आपके पॉलिटिकल करियर पर शुरुआत होने से पहले ही विराम लगने की बातें चलने लगती हैं। इसीलिए इन कंक्लूजन अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो मुझे लगता है ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लीडर हैं बंगाल के अंदर। उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम हुआ है और उनको अपनी सीट से हारने के बाद इस बात का दुख भी ज़रूर हुआ होगा, मगर बंगाल के बाहर उनका रेलेवेंस उतना ज़्यादा अभी दिखाई नहीं देता, खासकर जो उनकी इमेज बनती जा रही है उनकी और उनकी पार्टी की। उस वजह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में चाहे उनकी वो रीजनल पॉलिटिक्स हो चाहे माइनॉरिटी अपीसमेंट वाली बातें हों, इन दोनों ही चीज़ों की वजह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जिससे बहुत हद तक देश का चुनाव निर्धारित होता है उसमें इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता नहीं दिखता। और इतने दशकों की पॉलिटिक्स के बाद भी ममता बनर्जी ने अपने राज्य से बाहर देश के लेवल पर पॉलिटिकली कुछ बड़ा अचीव नहीं करा है। तो ये पीएम तो नहीं बन सकती ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये किंग मेकर बन सकती हैं। इस रोल में वो यूपीए के समय भी दिखाई देती थी। बंगाल एक बड़ा राज्य है, अगर वो बंगाल पर ही अच्छे से नियंत्रण बना कर रखती हैं, अपनी सरकार को मजबूत करती हैं और वहाँ पर लोकसभा में कुछ जादू दिखाकर लाती हैं, तो ये किंग मेकर ज़रूर बन सकती हैं। इनके सपोर्ट से सरकारें बन और बिखर सकती हैं आगे आने वाले सालों में। ऐसा होता है या नहीं, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट में अपने थॉट्स बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करें, इस सीरीज़ में और अगले किस लीडर को आप शामिल करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। हमारे पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन सबको चेकआउट करें। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।